चुनाव प्रचार में धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोप में ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है, जिस पर उन्हें अगले 36 घंटे के भीतर जवाब देना है। लेकिन ममता बनर्जी जुबान पर लगाम लगाने की जगह अनर्गल बयानबाजी करने लगी है। अब ममता ने बंगाल में चुनावी ड्यूटी कर रही सीआरपीएफ पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सीआरपीएफ पर आरोप लगाया है कि वो वोटरों को धमका रही है और उन पर बीजेपी को वोट देने का दबाव बनाने लगी है। तो आइए बहस का सिलसिला शुरू करने से पहले देखें क्या कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में कल शाम से लेकर आज अभी तक। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके हिंदू मुसलमाने भागाभागी करार चेष्टा करछे। धर्म के नाम पर वोट मांगना दीदी को पड़ा भारी। इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी आई, दीदी देंगी सफाई। अब दीदी ने बताया सीआरपीएफ को बीजेपी की फोर्स। I respect the CRPF. Which CRPF? Who are real jawans. But I don't respect the BJP CRPF. आई एक्शन की बारी, बयानबाजी दीदी को पड़ेगी भारी। আমি শুধু ইলেকশন বলে চেপে যাচ্ছি, তা নালে দেখে নিতাম এক একটার কত বড় চেহারা। বাংলাই বাংলা শাসন করবে, এটা মাথায় রাখবে। बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद से ही ममता के बोल कई बार बिगड़े। उन्होंने पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं के खिलाफ जहर उगला। बीजेपी गेट आउट, बीजेपी गेट लॉस्ट, बीजेपी हेरे जाओ, बीजेपी চাই না, ওটা পচা। আমাদের বাংলা দখল করতে চায়, আমাদের বাঙালিদের দখল করতে চায়, আমাদের বাংলার মাটি দখল করতে চায়। इलेक्शन कमीशन पहले ही बुधवार को दीदी को धर्म के नाम पर वोट मांगने के मामले में नोटिस थमा चुका है। लेकिन इसी के एक्शन से दीदी ने कोई सबक नहीं लिया। तभी तो चौथे चरण की वोटिंग से ठीक पहले ममता चुनाव में ड्यूटी निभा रहे सीआरपीएफ पर बिफर गईं। सीआरपीएफ ने निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्ती का बरती। टीएमसी नेताओं को यह नागवार गुजरा। खुद पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी हमलावर नजर आईं और बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गईं कि जिस पर पकीड़ा खड़ा हो गया। Free and fair election এবং public should be allowed to cast their vote. CRPF should not obstruct them, not to allow them or to enter the voter center, voting center. ওরা কিন্তু CRPF is doing the nuisance. सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, टीएमसी के दूसरे नेता भी सीआरपीएफ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ममता के बयान की निंदा करते हुए उन्हें सेंसर करने की मांग कर चुकी है। बीजेपी नेता ऐसे आरोपों को टीएमसी की हताशा बता रहे हैं। देखिए, टीएमसी की अब स्थिति इतनी हो गई कि यहाँ तो उतर गए हैं। जिस सेंट्रल फोर्स को लेकर उन्होंने दो बार चुनाव जीता, 3 बार 4 बार जीता, उस समय इनकी बहुत जरूरत थी। आज सेंट्रल फोर्स से डर रही। सियासी पंडितों के मुताबिक 3 चरणों में हुई बम्पर वोटिंग से ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें हार का डर सता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्रीय अर्धसैनिक बल पर इल्जाम लगाकर ममता बनर्जी अपनी हार के बहाने ढूंढ रही हैं। टीम न्यूज नेशन। जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से ममता बनर्जी बीजेपी के सेट किए हुए एजेंडे का जवाब दे रही हैं। जब लेफ्ट से उनकी पहली लड़ाई हुई थी 2011 से पहले, 2007 में, 2006 में, तब 2011 के अंदर जो पहली लड़ाई हुई थी जिसमें ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी, उस दौरान ममता एजेंडा सेट करती थी और लेफ्ट के नेता उसका जवाब देते थे। लेकिन स्थिति उलट क्यों हो गई आते आते 2021 में, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कोलकाता से सुबीर भौमिक जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ ओम प्रकाश सिंह है, बीजेपी के नेता। मेरे साथ जूही विश्वास जी जुड़ेंगी जो कि टीएमसी की नेता है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ेंगे जो कि लेफ्ट के लीडर हैं। मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ चुके हैं। तपस सेनगुप्ता और रविकांत राय भी हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले अवधेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ममता बनर्जी एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर, अगर ये माना जाए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कद का कोई नेता है तो जवाब मिलेगा किसी भी पार्टी में नहीं। ऐसे में ममता इतनी बिफर क्यों रही है? अपनी जो पोजीशन थी उसको वो धीरे धीरे इरोड क्यों कर रही है? उसका क्षरण क्यों करवा रही है इस तरह के बयान देकर? देखिए दीपक जी, बड़े कद का होना, उसके अनुरूप किसी दूसरे नेता का खड़ा नहीं होना प्रदेश में या देश में, उसका ये अर्थ नहीं है कि वो नेता बाकी अंदर से मजबूत भी है, वो नेता बिल्कुल जिम्मेवार भी है, वो अपनी जिम्मेवारी को समझता है, वो परिपक्व भी है। तो आप ये ममता बनर्जी के व्यक्तित्व के इन 2 पहलुओं को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान देंगे तो ममता बनर्जी के साथ ये पहली बार नहीं है।
2014 के लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ इसी प्रकार से मोर्चा खोला था। जब उनके 8 अधिकारियों का तबादला हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सही कदम है। आपको 2017-18 में जो पंचायत चुनाव था, उस समय भी आपने देखा चुनाव आयोग पर किस ढंग से उन्होंने हमला किया था। चुनाव आयोग ने कई प्रचार पर रोक लगाई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई थी, फिर वहां से हार के आई। 2019 में भी उन्होंने एक लड़ाई ठान ली थी। और इसी प्रकार से जो बयान अभी दिया जा रहा है, आपको वो भी याद करिए, आपको स्वयं याद होगा कि वहां एक मतलब सेना जो है प्रैक्टिस कर रही थी और उन्होंने कहा कि ये तो हमारा तख्ता पलट है, और रात भर वो राइटर्स बिल्डिंग में बैठी रही थी। तो इसलिए मैं अगर ये कहता हूं या आप भी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है, तो उसका कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में कोई बेहतर और वहां की कसौटी पर खड़ा होने वाला नेता खड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये मैच्योर नहीं है। अब आप देखिए इस समय उन्होंने जो आप ही दिखा रहे हैं बीजेपी की सीआरपीएफ, पहले भी कह रहे उनका घेराव करो, वोट डालो, उस पर एफआईआर करो, ये क्या है? ये सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस जो सेंट्रल मिलिट्री पुलिस पर एक दबाव बढ़ाना है कि एक जवान बाहर काम करता है, उसके अंदर अगर भय हो जाए कि हम पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो डर से चुप हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये सब चुनावी अपराध के दायरे में आएंगे। अब इसी को फैसला करना है, क्योंकि 2 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट की बस ये खत्म कर रहा हूं। 2 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय बेंच ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) का विस्तृत व्याख्या की थी कि अगर आप धर्म, जाति, भाषा इनका उपयोग करते हैं, केवल अपना ही नहीं, मतदाताओं का, पोलिंग एजेंट का, अपने विरोधियों का, तो वो सब करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाएगा और आपका चुनाव भी रद्द किया जा सकता है। तो वो हमारे सामने है वो। ठीक है, सीधे सुमीर दा के पास चलते हैं। सुमीर दा, प्रमोद महाजन मुझे हमेशा कहा करते थे जब ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थी कि ये कब सरकार से बाहर चली जाएंगी और कब सरकार से अंदर चली जाएंगी, मुझे समझ नहीं आता। यही बात वो जयललिता के लिए कहा करते थे और यही बात वो बाकी ऐसे नेताओं के बारे में कहा करते थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो काफी हद तक अपरिपक्व है। सुबीर दा, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आपको ये लगता है कि ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता 30 साल की राजनीति के बाद भी भूल नहीं पाई है, अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं कर पाई है, क्या तोल मोल के बोलना चाहिए ये नहीं समझ पाई हैं? नहीं, आप लोग एक बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं और वो गलती ये है कि ममता बनर्जी यही समझती है कि उनका ये जो छवि है, लड़ने वाली, टक्कर लेने वाली, किसी से डरने वाली नहीं, ये छवि को बरकरार रख के ये जो स्ट्रीट फाइटर इमेज है, इसको बरकरार रख के ही वो अपना राजनीति करती है, क्योंकि उनको दूसरे तरीके से राजनीति करना नहीं आता। ये कॉन्फ्रंटेशनिस्ट जो पॉलिटिक्स है, जिसका की कदर बंगाल में रहा है, क्योंकि बंगाल में पॉलिटिकल जो लड़ाई है वो टक्कर की होती है। तो और ये भी याद रखिए कि दीर्घ समय ये जो सीपीएम जैसा एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के खिलाफ लड़ते रहे हैं ममता बनर्जी, तो इसलिए उनको यही तरीका पॉलिटिक्स का आता है। खास तौर से चुनाव या इस तरह के वक्त वो इसी तरीके से लड़ती है। अब एक चीज दीपक आपको बताऊं, आप मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूरा तो करते नहीं है, सिलेक्टिव इंटरव्यू देते हैं। इन्होंने डॉक्टरों का एजिटेशन चल रहा था, डॉक्टरों का मांग था कि लाइव टेलीविजन के सामने हमारे साथ नेगोशिएशन हो, वो मान गई कि आप यहाँ बैठे, हम बात करेंगे, खुलेआम करेंगे। ये जो चैलेंज लेने वाला एक हिसाब है, ये उनके रुख में एकदम बैठा हुआ है। और इसके बगैर दूसरे स्टाइल से अगर आप समझेंगे कि वो भद्र लोग पॉलिटिक्स करेगी, ज्योति बासु के स्टाइल से पॉलिटिक्स करेगी, तो ये सोचना भी गलत है, क्योंकि ये लड़ने मरने वाला जो राजनीति है यही उनको आता है, उनका यही पॉलिटिकल ग्रामर है। और इसके बाहर दूसरे तरीके से, अभी आप कह रहे हैं परिपक्व, पॉलिटिकल जो श्रूड डिसीजन लेती है वो तो अलग है, बट बाहर जो उनका रुख है, यही रुख रख के उनको लगता है कि इससे उनको पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ममता की ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि जिस पर भी हमला करना चाहो करो। लेकिन जूही जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ममता दीदी ने धर्म के नाम पर वोट मांगा, उन्होंने साफ साफ कहा मुसलमानों एकजुट हो जाओ, एक जो लड़का है वो फुरफुरा शरीफ वाला और दूसरा हैदराबाद से बीजेपी का दोस्त आया है, दोनों को वोट मत दो।
अब क्या जवाब देगी चुनाव आयोग की? अब तो फंस गई है। धर्म के आधार पर वोट मांगना चुनाव आचार संहिता के दायरे में नहीं आता। जी दीपक जी, आपसे पहले मैं बात करना चाहूंगी। देखिए, जो कम्युनल जो राजनीति है ये बंगाल में कभी नहीं था पहले। ये जो चालू किया है बीजेपी 2014 में गवर्नमेंट आने के बाद, सबसे ज्यादा कम्युनल कोई पार्टी देश में जो है तो है बीजेपी। हर एक, अगर आप मीटिंग देखेंगे तो हर एक मीटिंग में जय श्री राम पे ये लोग नारा लगाते हैं। ऐसे लगाते हैं कि जय श्री राम इनका पेटेंट है, इनका कॉपीराइट है, और जय श्री राम सभी का, राम हम लोगों का, हम सभी को दिल में रखते हैं, हम लोगों को आस्था है, हम लोगों को धर्म के प्रति पर दीदी फिर जय श्री राम से चिढ़ क्यों जाती है अगर दिल में रहते हैं तो? जूही जी ये भी बताइए ना, दीदी चिढ़ क्यों जाती है? 2019 में उन्होंने यहाँ तक बोल दिया चमड़ी उधेड़ दूंगी। ये तो सब रिकॉर्ड पर है ना जूही जी। दीपक जी सुनिए मेरी बात, अब सुनिए, हम वही बात बोल रहे हैं। जय श्री राम पेटेंट नहीं है बीजेपी का, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान के नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है, सभी भगवान के नाम लेते हैं। हम लोग भी जय माँ काली बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय माँ दुर्गा बोलते हैं। लेकिन बीजेपी जो राम का नाम है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी के खिलाफ दीदी ने बोले हैं, पहले बार भी हम लोगों ने इसके खिलाफ बोला है। इसमें छीनने की कोई बात नहीं है। ये जो पॉलिटिकली यूज करते हैं, राम को बेच के ये लोग खा रहे हैं देश में। ये जो कम्युनल पार्टी है देश में, सबसे ज्यादा कम्युनल पार्टी कोई है तो बीजेपी से आने से पहले। पर धर्म के नाम पर वोट मांगते हुए तो ममता दीदी पकड़ी गए हैं जूही। आप पॉलिटिकल आरोप तो बीजेपी पर लगा सकती है, पर धर्म के आधार पर वोट मांगते ममता दीदी पकड़ी गई हैं और अगले 36 घंटे में जवाब देना है। इलेक्शन कमीशन उनका कैंपेन भी रोक सकता है। जी जरूर देंगे, जरूर जवाब देंगे। चुनाव आयोग को जरूर, चुनाव आयोग किसके इशारे पे चलते हैं सबको पता है। खुलेआम जब मोदी जी आके, जिस दिन चुनाव हो रहा है 3rd फेज का, उसी दिन मोदी जी आके नॉर्थ बंगाल में यहाँ पर प्रचार करते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर हमको अभी तक नोटिस भेज क्या होता अगर हम हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए बोलते। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए बोला। तो इलेक्शन कमीशन को मोदी जी के नाम पे भी नोटिस भेजना चाहिए, क्योंकि मोदी जी भी इनडायरेक्टली हिंदू वोटों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। वैलिड पॉइंट है आपका, वैलिड पॉइंट है आपका जूही जी। मैं आप ही के सवाल का जवाब ले लेता हूँ। प्रकाश सिंह जी, कहे ना कहे प्रधानमंत्री ने हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की है, ये कहकर कि ममता मुसलमानों को एकजुट कर रही है। मैं अगर कहूं ना कहते कहते भी वो कह गए, तो ऐसे में क्या वाकई बीजेपी इलेक्शन कमीशन के इशारे पर काम कर रहा है? और क्या वाकई प्रधानमंत्री को ना कहते कहते हुए भी हिंदू वोट दो ये कहने के लिए नोटिस नहीं मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार दीपक जी। पहले जूही जी के एक सवाल का जवाब दे दूं। श्री राम किसी के पेटेंट नहीं है तो दम है तो ये बैठे ना चैनल ना जय श्री राम। इनके मुख्यमंत्री की छाती क्यों फटती है कि गाली है जय श्री राम? FIR करवाते हैं लोग, अभी चंडी पाठ पढ़ रहे हैं। पहले इनको अपना जानकारी दुरुस्त करने दीजिए। अरे राम हमने कब कहा कि हमारे पेटेंट है? आप माला जपिए ना राम का, आप तो जप रहे हैं आप लोग। देखिए हमको पता था आप सुन नहीं रही हैं। आप जब बोल रही थी तो हम सुन रहे थे। आप पहले सुनिए, सुनने की क्षमता सुनिए जूही जी, पहले सुनने की क्षमता बढ़ाइए। आप जब बोल रही थी मैं चुपचाप सुना हूँ। सुनिए अब फिर बाद में बोलिए। और ना दूसरी बात, दीपक जी आपको मैं बहुत बचपन से देखा हूँ, मुझे इस बात का अनुभव है। अरे इतना बुढ़ा नहीं हूँ मैं। नहीं, मैं भी ज्यादा बुढ़ा नहीं हो सकता है। तो आप बहुत विशिष्ट पत्रकार हैं, आपको ये पता होना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं गोलबंद होने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि अगर यही मैं कह दूं कि 70% लोग आ जाओ तो हम सांप्रदायिक कम्युनल 10-8 नोटिस मिल गए होते। और यहाँ देखिए, और उसके पहले की और मैं बात बोलूं, मेरी दीदी हैं जूही जी, इनसे पूछिए तो मंच पे इंशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर, बिस्मिल्लाह, नमाज पढ़ना, बुर्का पहनना ममता बनर्जी का ये धर्म की राजनीति नहीं है। इमाम को भत्ता देना ये धर्म की राजनीति नहीं है। हमने तो विरोध किया था। क्यों देते हैं भाई? आप क्यों हर जिले में हज हाउस बनवाते हैं? क्यों नहीं गंगा सागर बनवाया आज तक आपने? गंगा सागर भवन नहीं बना, बल्कि बंगाल के हर जिले में हज हाउस है। जब जवाब दीजिएगा तो बोलिएगा। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको गलत बोल रहे हैं। पता करके आइए, गंगा सागर में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। नहीं, गंगा सागर हाउस नहीं बनवाया, वो सवाल उठा रहे हैं और उनका सवाल वैलिड है जूही जी। पहले सुनिए, बीच में मत बोलिए, मैं बैठ के सुन रहा हूँ सबका। ये तरीका तृणमूल का घमंड का नहीं चलने वाला। और मैं जिस विषय पर आपने मुद्दा रखा है, देखिए ममता बनर्जी जब विरोधी दल की नेता थी 2011 में, तो वो कहती थी कि CPM
पैरामिलिट्री है, पुलिस का नेक्सस है। 12 चरण में चुनाव दो हमको और आर्मी बुलाओ, ऐसे नहीं जाएगा सीपीएम। आज आर्मी आ गई, पैरामिलिट्री फोर्स, अभी आर्मी नहीं आई है तो इनकी छाती फट रही। तो देखिए अभी इन्होंने भी कहा जूही जी ने कि इलेक्शन कमीशन उनके ही सर पे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में लोग हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बीजेपी का हो जाता है, चुनाव आयोग में इनके मन लायक नहीं होता, चुनाव आयोग बीजेपी का हो जाता है, ईवीएम हमारा हो जाता है, पब्लिक भी हमारी हो गई है। तो देखिए ममता बनर्जी फिर विरोधी दल में जा रही हैं, इसीलिए तुनुक मिजाज, ये उदंडता की राजनीति, उनका पुराना स्टाइल। यहाँ विशिष्ट पत्रकार एक बोल रहे थे, ये उसी के लिए जानी जाती हैं। आप संघीय ढांचा को नहीं मानेंगे। कोई मुख्यमंत्री है इस प्रदेश में, इस देश में कोई मुख्यमंत्री कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष को चड्डा नड्डा गड्ढा बोलता है? चड्डा सरदारों का टाइटिल है, उनका अपमान उड़ाती है। मैं तिलक करता हूं, मैं बाहरी हूं, ये बोलती है जो तिलक करता है बाहरी है। एक बार बोल दे ममता बनर्जी जो टोपी लगाता है वो भी बाहरी है, बोल पाएंगी? ये क्या है? धर्म की राजनीति नहीं है इसको। जूही जी जवाब दीजिए, जूही जी जवाब दीजिए, क्या जो तिलक करता है वो बाहरी है? जी आपका बोलना हो गया, बस मैं अब बताती हूँ आपको, मैं आपका सवाल का जवाब देती हूँ। आप जो इतना देर से बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर तुष्टीकरण के बाद आप बोल रहे हैं, एक भी रैली में आप तुष्टीकरण के बिना कोई काम के मुद्दे में बात की है आज तक प्रचार में? बंगाल में जो चुनाव हो रहा है किसी एक भी रैली में बीजेपी ने क्या काम करेंगे आने वाले दिन में, उसके बारे में चर्चा हुई है? नहीं हुई है। करिए ना, आप करिए ना, हम करेंगे आपसे, करिए बात। ममता बनर्जी को तुष्टीकरण करने के सिवा आपके पास कोई मुद्दा है नहीं हो रहा है बंगाल में। आप गुस्सा मत बच्चों के कीजिए, एसएससी बंद क्यों है बताइए ना हमारा, मुद्दा पे बात करिएगा, करिए। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल, गुस्सा मत बिल्कुल। कीजिए। यहाँ पर आपका चलने वाला नहीं है, कोई मीडिया होता है, आपका भी नहीं चलेगा, आपका भी नहीं चलेगा। 2 तारीख के बाद विदाई करेंगे आप लोग का, विदाई करेंगे आप लोग का। सामने आया है, आप इतने गुस्से में बात क्यों कर रहे हैं भैया? आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं भाई, हम अपने बात कर आपके रहे हैं। हिसाब से नहीं करेंगे, आपके हिसाब से नहीं करेंगे, आप अपनी बात करते हैं। वीडियो क्लिपिंग सामने आया है, मीडिया को धमका रहा है कि 2 तारीख के बाद आपके मीडिया हाउस हमारे हो जाएंगे। इससे साफ होता है कि गोदी मीडिया इसके इशारे में काम करते हैं। लेकिन कोई मीडिया आज भी दीपक जी, अब आप लोग भी देख लीजिए, गोदी मीडिया हो गया, सुनते रहिए खाली इनको। ये गणतंत्र के चतुर्थ पिलर जिसको बोला जाता है वो मीडिया है। तो आज भी कोई मीडिया है जो ठीक है, मैं सीधे जूही जी आपको रुकना पड़ेगा, मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे धीरेन्द्र के पास चलना है। धीरेन्द्र, मुझे ये बताइए, मुझे ममता बनर्जी गलत मतलब स्ट्रीट फाइट करती हुई चुनावों में भी दिखाई दे रही है। कोई उसे अपरिपक्व कहे, कोई उसे परिपक्व कहे, लेकिन सही बात यह है, सुबीर दा ने बोला कि ममता बनर्जी की राजनीति का स्टाइल है। लेकिन भद्रलोक की पार्टी सीपीएम सीपीआई लेफ्ट फ्रंट को क्या हो गया? कोई नाम लेवा नहीं है। इन 5 चरण के चुनाव होने का, 4थे चरण का चुनाव होने जा रहा है और कोई नाम लेवा नहीं है इन पार्टियों का। ऐसा क्यों? ऐसा क्या बदल गया बंगाल में? देखिए अभी मैं जहां जिस जगह खड़ा हूं दीपक जी, ये बैटल ऑफ बंगाल है, ये नादिया की वही जगह है जहां प्लासी का युद्ध हुआ था, जहां से पूरा बदला था। अभी इस तक पहुंचने के लिए मैं नादिया में, कृष्णानगर में एक सभा देख रहा था जिसमें कि अधीर रंजन चौधरी को आना था और उनके साथ और तमाम लोग थे। उसमें मुश्किल से 100, 150, 200 लोग थे, जबकि यही नादिया है जो पिछली बार टीएमसी की टक्कर में अगर कोई पार्टी दिख रही थी तो वो कांग्रेस दिख रही थी। लेकिन इस बार वो सब साफ होते दिख रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई पूरी तरह 2 में सिमट गई है। वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। इस पूरी लड़ाई को यहां तक पहुंचने के लिए जो पूरा 2016 से एक पूरा जो कैंपेन है बीजेपी का वो शुरू हुआ। इसके साथ साथ 2019 के बाद 18 के पंचायत चुनाव में तो हिंसा हुई, 19 के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी सीधे तौर पर सिर्फ बीजेपी करने लगी, ऐसा लगा कि जैसे बाकी दोनों पार्टियों का स्पेस पूरा खत्म कर दिया गया हो। अब ये पूरा का पूरा चुनाव इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में सिमट के रह गया और लगता है कि जैसे वाम मोर्चे के जो वोट थे 2019 में वो बड़ी मात्रा में शिफ्ट हुए थे बीजेपी की तरफ, उसी तरह से कांग्रेस का शिफ्टिंग हुआ, तो उनका जो वोट बेस है वो खिसक गया। तो लिहाजा उनके अब लीडर्स यहाँ बचे हुए दिखते हैं, उनके पास मतदाता नहीं दिखते, उनके पास उनकी भीड़ नहीं दिखती। बड़ी बात बोली आपने, बड़ी बात आपने बोली धीरेन्द्र। इसी से बहस को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे विवेक श्रीवास्तव से पूछना पड़ेगा कि क्या लेफ्ट फ्रंट को बंगाल में RIP कह दिया जाए, रेस्ट इन पीस, क्योंकि हालत ऐसी ही दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से 2 डिजिट में आ जाए तो बड़ी बात होगी। ब्रेक के बाद इसी पर बात करेंगे विवेक श्रीवास्तव जी से।
तो धर्म के नाम पर वोट मांगने के ममता बनर्जी के पैंतरे के बाद उन्होंने एक नया पैंतरा चला है, उससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। बात हो रही थी धीरेन्द्र से कि लेफ्ट फ्रंट क्यों सिकुड़ गया है। सीधे चलता हूं विवेक श्रीवास्तव के पास। सबसे पहले बता दूं हमारे साथ अवधेश कुमार और सुबीर भौमिक है, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम प्रकाश सिंह बीजेपी से, जुई विश्वास जी टीएमसी से, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट से, तपस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी कोलकाता से और रविकांत राय हुगली से जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आरआईपी बोल दिया जाए लेफ्ट फ्रंट को पश्चिम बंगाल में? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई रेस्ट इन हालत तो यही लग रही सर, सब रेस्ट इन पीस कर रहे हैं वहां पर। नहीं, इनको कहने दीजिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, लेफ्ट हमारा रेस्ट इन पीस नहीं होगा, बाकी लोगों की आंखों की नींद और पीस दोनों भगा देंगे। नंदीग्राम में आपने देखा था जिस अग्रेशन के साथ लेफ्ट लड़ रही है, कितनी सीटें लाएंगे? अब्बास सिद्दीकी भी आए थे। कितनी सीटें लाएंगे बताइए ना, आप देखेंगे बहुमत लाएंगे भाई सर, डबल डिजिट में आएंगे, 3 डिजिट में आएंगे? हमारा नहीं, हमारा संयुक्त मोर्चा बिल्कुल स्ट्रांग फाइट में है और इन दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मौसी रोटी ले जाएगी। आप देखेंगे, आपका मीडिया कवरेज बीजेपी और तृणमूल का बेशक चलता रहे, सर वो बिल्ली मौसी को तो पिंजड़े में बंद कर दिया इन दोनों पार्टियों ने। बिल्ली मौसी जो रोटी ले जाने के लिए आ रही थी उसको पिंजड़े में बंद कर दिया है देखिए, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर। नहीं दीपक भाई, ये हिंदू मुसलमानवाद पे आ गए हैं। इसके अलावा ना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड तृणमूल कांग्रेस के पास है, ना 7 साल का रिपोर्ट कार्ड नरेंद्र मोदी के पास है दिखाने के लिए। बीजेपी यहाँ बैठी हुई है लेकिन बता नहीं पाएंगे कि अगर सत्ता में आए तो गैस सिलेंडर कितने का होगा, पेट्रोल कितने का होगा, डीजल कितने का होगा। डेवलपमेंट के ऊपर हम लड़ रहे हैं, हमारी रणनीति बिल्कुल अलग है। हम हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी हमारे साथ हैं इंडियन सेक्युलर फ्रंट के, उन्होंने भी सीटें बताइए ना। फिर अब्बास सिद्दीकी को क्यों बनाया आपने? धर्म के आधार पर पार्टी बनाई है उन्होंने। सेक्युलर फ्रंट कह देने से कोई सेक्युलर नहीं आ जाता। फुरफुरा शरीफ के पीर ज्यादा है इसीलिए पार्टी बनाई है उन्होंने। ओम प्रकाश सिंह जी गलत बोल रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आचार्य वो भगवा नहीं पहनते, वो सफेद पहनते हैं। उनको कपड़े पहने आपने देखा नहीं? मुझे लग रहा है विवेक श्रीवास्तव जी वो भगवा नहीं पहनते, वो सफेद पहनते हैं, सफेद वस्त्र। बेशक, लेकिन है तो धर्मगुरु, लेकिन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, धर्म की बात नहीं करते, सेक्युलर आदमी है। आप ही के शो पे आते हैं। उसी तरह से स्वर्गीय स्वामी अग्निवेश थे, भगवा पहनते थे, लेकिन नहीं थे बीजेपी आरएसएस के साथ, सेक्युलर राजनीति के साथ थे। और एक रैली में जब मैं गया था, अब्बास सिद्दीकी सेक्युलर हो गए, अब्बास सिद्दीकी सेक्युलर हो गए और बीजेपी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा लेके चल रही है उसको आप कम्युनल कह रहे हैं। धर्म के आधार पर बनी सेक्युलर हो गई पार्टी, ये कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी। बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र को मानना चाहती है। ठीक है, ये बेसिक फर्क है दोनों में। ठीक है, इसी बीच मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा विवेक भाई, आपको एक बड़ी खबर आ रही है। इसी के नोटिस के बाद ममता का बड़ा बयान आया है, लोगों से एकजुट होने की अपील करती रहूंगी। पहले उन्होंने मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील कही थी, अब कह रही है लोगों से एकजुट होने की अपील करती रहूंगी। एक कदम नीचे आई है ममता बनर्जी, क्या समझेंगे रविकांत? इसको समझा जाए कि ममता बनर्जी एक स्टेप नीचे आ गई हैं, शायद अपना पुराना डैमेज कंट्रोल जो मुसलमानों वाला था उसको वो धोने की कोशिश कर रही है। कहीं हिंदुओं को ऐसा न लगने लगे वो तो सिर्फ मुसलमानों का वोट मांग रही है। रवि, बैकफुट पर आ गई एक तरह से ये माना दीपक जी, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक आप बिल्कुल दीपक जी, उनको ये लगता है कि चुनाव आयोग हो सकता है कि उनको 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार न करने के लिए आदेश दे दे। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर दीपक जी ये भी आ रही है कि कल अमित शाह दोबारा बंगाल आ रहे हैं और 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हावड़ा और हुगली के रीजन में जिस तरीके से बीजेपी कैंपेन कर रही है उसको ये लग रहा है कि तीसरे चरण में जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम चौथे चरण में करेंगे, इसीलिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। 2 दिन के अंदर गृहमंत्री 2 बार आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग हैं। ये दिखाता है कि मुकाबला कांटे का है, लेकिन ममता बनर्जी अपने बयान पर अब फंस चुकी हैं। हो सकता है कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि सीधे तौर पर अभी भी वो अपने बयान से पीछे नहीं हट रही हैं। वो कह रही हैं कि हम अपील करते रहेंगे। ऐसे में इसी को ये डिसीजन लेना है कि वो उनके बयान को वो किस कैटेगरी में रखता है। क्या ये बयान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है? ठीक है, सीधे चलते तापस के पास। तापस, क्या कहता है टीएमसी का खेमा ईसी के इस नोटिस पर? और अब तो कल तक फैसला आ ही जाएगा, ईसी का 48 घंटे का वक्त दिया है उनको। और ऐसे में जो सजा है वो यही है कि आपको 48 घंटे 24 घंटे के लिए वो मतलब कैंपेन करने से मना कर दिया जाए।
जी देखिए, मैं सुबह से कुछ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत किया, इंटरव्यूज़ भी किया। उनका एक ही एजेंडा है जो उनके तरफ से सामने रखा जाए कि इलेक्शन कमीशन निरपेक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बीजेपी के हित पे काम कर रही है तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन कमीशन, और इसको लेकर जो भी जवाब होगा तो ममता बनर्जी का, वो ड्यू प्रोसेस या ड्यू टाइम में यानी कल तक वो इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेता, तमाम नेता ये मानते हैं कि अगर बीजेपी कम्युनल बातें करती, उस पर अगर चुनाव आयोग कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती तो ममता बनर्जी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को टारगेट में रखा जा रहा है और ये दबाव बनाने की एक कोशिश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर चुनाव आयोग ममता बनर्जी के रिस्पॉन्स से खुश नहीं होती है, अगर संतुष्ट नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में क्या ममता बनर्जी पर कोई एम्बार्गो लगेगा। हमने हेमंत बिश्व शर्मा के केस में भी देखा था कि चुनाव आयोग ने असम में कड़ी कार्रवाई की थी, उनके चुनाव प्रचार में कुछ कटौती किया था इलेक्शन कमीशन ने। तो क्या वैसा कुछ देखने को मिलेगा? अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी का रवैया क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जो क्या करेंगे ऐसे में अगर ममता बनर्जी को 2 दिन या 48 घंटे कैंपेन करने से रोक दिया, क्योंकि इसी के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और आपके पास तो उनके अलावा कोई कैंपेनर भी नहीं है। आपको हम बोलेंगे दीपक जी, हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं सभी कैंपेनिंग में बिजी हैं। ममता दीदी घूम घूम के सारे चुनाव प्रचार कर रही है और बीजेपी जो तीन चरण जो अभी तक जो इलेक्शन हुआ है उसमें बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए अमित शाह जी को दोबारा आना पड़ रहा है कलकत्ता में प्रचार करने के लिए। ये उनको भी पता है कि 3 चरण में उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है, ये इसीलिए इसके कम समय में दोबारा फिर कलकत्ता आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। अगर चुनाव आयोग ऐसा कुछ करती है, दीदी को 24 घंटे या 48 घंटा मिलती भी नहीं है प्रचार करने के लिए, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दीदी खुद बोली है कि हम जितने दिन रहेंगे लोगों से अपील करेंगे। तो मतलब आप मानती हैं कि दीदी को कैंपेन करने से 24 से 48 घंटे के लिए रोका जा सकता है? जूही जी, आप मानती हैं? क्योंकि यही सजा मिलती है इलेक्शन कमीशन से। योगी जी को भी रोका गया था। चुनाव आयोग किसके इशारे में काम कर रहा है ये तो हमको सभी को पता है। चुनाव आयोग अगर ऐसा कुछ करते हैं, कोई स्टेप लेते हैं, अगर 2 दिन 1 दिन के लिए अगर प्रचार नहीं भी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ पर राज्य में बहुत लोग हैं जो हमारे लीडर्स है पार्टी के, वो सारे कैंपेनिंग में बिजी है और दीदी घूम के सभी कैंडिडेट के लिए अपने प्रचार में बिजी है। और हमारे जो कैंपेनिंग मतलब है उन लोगों के साथ जुड़े रहने के कैंपेनिंग है जो 365 दिन हमने बोले किए हैं, तृणमूल कांग्रेस ने रूट में किया है। तो अभी कैंपेनिंग 1 दिन अगर 2 दिन नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओम प्रकाश जी, अगर ममता बनर्जी पर रोक लगती है तो क्या इनकी नैतिक हार नहीं होगी? और जूही से भी ये सवाल पूछूंगा, क्या नैतिक हार नहीं होगी अगर इलेक्शन कमीशन एम्बार्गो करता है तो? नैतिक हार तो प्रधानमंत्री का है। ये तो 2 तारीख को हारेंगे, 2 मई को हारने के बाद भी इन्हें यकीन नहीं होगा कि ये हार गए हैं, फिर उसके बाद इनका ईवीएम रोना शुरू होगा। ये किसी चीज को मानते हैं क्या? जिस चुनाव आयोग के ये जूही जी यहाँ बुराई कर रही है, उसी चुनाव आयोग ने 2011 में इनको सत्ता में लाया था, जब सीपीएम का तांडव था। तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब चुनाव आयोग अच्छा था, तब अच्छा था। इनसे पूछिए, डेवलपमेंट की बात कर रही है, इनसे पूछिए एसएससी का चुनाव क्यों बंद है, एसएससी परीक्षा क्यों बंद है, एसएससी परीक्षा क्यों बंद है? आइए ना बात करते हैं विकास पे। एसएससी परीक्षा क्यों बंद है जूही जी? 7 साल में आप बोलिए ना, आपने क्या किया 7 साल में? आप बोलिए बंगाल का चुनाव हो रहा है कि दिल्ली का हो रहा है? शर्म है, जवाब दे पाइएगा, भागना पड़ेगा आप लोग को। एसएससी परीक्षा क्यों नहीं हो रही है? एसएससी परीक्षा क्यों नहीं हो रही है? झगड़िए नहीं ओम प्रकाश सिंह जी, जूही जी, झगड़िए नहीं। झगड़िए नहीं। 2016 में गिरा था विवेकानंद फ्लाईओवर में, बना क्यों? अच्छा, मुझे एक बात बताइए जूही जी, बंगाल के ठाकुर नगर में ममता के मंत्री गौतम देव ने वोटरों को धमकी दी है, कहा है मैं जो कहूं वही करो, नहीं तो बंगाल मुश्किल हो जाएगी, नहीं तो बीजेपी किसी भी हालत में बंगाल में नहीं आने देने। उन्होंने धमकी की बड़े अंदाज में कहा है। वीडियो वायरल हो गया है, मैं वीडियो निकाल के दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, आ रहा है मेरे पास वीडियो। ये धमकी क्यों दे रहे हैं आपके नेता? दीपक जी, आप इस बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? जो अमित शाह जी देश के राष्ट्र मंत्री मीडिया हाउस को धमकी दे रहे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? इनसे पूछिए दीपक, किसको धमकी दे रहे हैं? वीडियो भी तो वायरल हो गया है, वो वीडियो दिखाइए हो गया है जो
अमित शाह जी धमकी दे रहे हैं मीडिया हाउस को। आपके पास है? क्यों नहीं चाहिए? अरे आपके पास ये वीडियो चल रहा है गौतम देव का, वायरल हो गया है उस वीडियो। अरे झूठ बोल के कुछ मिलेगा? आपके पास है जी वीडियो? दिखाइए। पता नहीं है, आप पता कर लीजिए। आप दिखाइए ना वीडियो, आपके पास है तो दिखाइए ना, आपके पास है तो दिखाइए ना। आपका नेता 4 पाकिस्तान बनाता है, वो धर्मनिरपेक्षता है। मुसलमानों को एकजुट करके 4 पाकिस्तान बनाता है, 30% को मिला के वो धर्मनिरपेक्षता है। हम वायरल हुआ है जिसके मीडिया हाउस कहाँ है वीडियो? देखिए है, पहले पढ़ लिख के आइए, सुनी सुनाई बात पे मत आइए। वीडियो है तो दिखाइए, दिखाइए वीडियो है तो। वीडियो वायरल हो गया है, आप भी देखिए। तो भेज दीजिए मुझे, मैं अभी चला देता हूँ। जूही जी भेज दीजिए मुझे, मैं अभी चला देता हूँ। मेरे केस कोऑर्डिनेटर को भेज दीजिए जिसने आपको फोन किया था, मैं अभी चला देता हूँ। सीधे चलता हूँ विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव, आजकल जोक चल रहा है सोशल मीडिया पर कि कन्हैया कुमार में ही लेफ्ट बचा है, बाकी तो जेएनयू के अलावा लेफ्ट के नेता बंगाल में भी दिखाई नहीं दे रहे, जहां 34 साल राज किया उन्होंने। नहीं, देखिए व्यक्तिवाद की राजनीति लेफ्ट नहीं करता है, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम आपने कन्हैया कुमार की तारीफ तो करी। तारीफ नहीं करी, अच्छी बात है सर। वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग के चीयर लीडर हैं। नहीं, अब टुकड़े तारीफ नहीं करी मैंने उनकी। टुकड़े गैंग नहीं। मैंने बताया कितनी डिस्परेट है कि आपके लिए रोल आइकॉन मॉडल वो है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है लेफ्ट पार्टियों के लिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कोई रोल मॉडल आपके नहीं होंगे, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अबाइडिंग सिटीजन है। जेएनयू जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के पीएचडी करी है, गरीब घर से आए हैं और चुनाव लड़ते हैं और प्रजातंत्र में उनका विश्वास और जमानत जब्त होती है, विश्वास है और जमानत जब्त होती है। नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सर्टिफिकेट से फर्क नहीं पड़ता। कन्हैया कुमार एक युवा आइकन है और युवा आइकन रहेंगे, लोग उन्हें पसंद करते हैं और डेफिनेटली वो कैंपेन कर रहे हैं। फुआद हलीम भी कैंपेन कर रहे हैं, वो भी युवा है। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, उनका नाम आप लोग ले नहीं रहे हैं, लेकिन बालीगंज से भी फुआद की बहुत बढ़िया कैंपेनिंग रही है और 50 रुपए में उनके अस्पतालों में डायलिसिस चला है किडनी के पेशेंट्स का। आज से नहीं, 3 साल से चल रहा है। तो बहुत सा काम जो ग्राउंड लेवल पे लेफ्ट के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किया जा रहा है। तो चलिए फवाद हलीम की एक सीट जीत जाएंगे, 10 से 100 तक पहुंचेंगे, ये बताइए ना। फवाद हलीम की एक सीट जीत जाएंगे, 50 रुपए में डायलिसिस करा रहे हैं वो। नंदीग्राम का भी आप देख लीजिएगा, भी पोस्टमार्टम जब आप करेंगे ना तो नंदीग्राम में भी आपको बहुत शॉक्स मिलेंगे। अब्बास सिद्दीकी जब वहां गए थे चलो धूम मचाने के लिए, तो सोच समझ के भेजा है हमने। तो फिर तो आप बीजेपी को जिता देंगे, तय है फिर बीजेपी को आप जिता देंगे, तय है फिर बीजेपी को आप जिता देंगे, क्योंकि ममता के वोट काट लेंगे, ममता जी के वोट काट लेंगे, बीजेपी के वोट को अपने वोट मिल जाएंगे, आपके अब्बास सिद्दीकी वोट कटवा का काम करेंगे। हिंदू फैनेटिक्स को हम कभी नहीं जिताने वाले। ये जो हिंदू फैनेटिक्स हैं, ये जो हिंदू फैनेटिक यहाँ बैठे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अम्बेडकर की इज्जत नहीं करते, जो भारत के टुकड़े करते हैं। कन्हैया कुमार तो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो पीएचडी नहीं होगा। आपके नेता तो सब मैं वो चाहता हूँ, मैं वो पेपर पढ़ दूं, मैं वो पेपर पढ़ दूं जब जेएनयू के अंदर नक्सलियों का समर्थन किया जाता है तो माँ दुर्गा के बारे में क्या बोला जाता है और महिषासुर के बारे में क्या बोला जाता है, ये बंगाल के भद्र लोग को बड़ी अच्छी तरह से पता है। सीधे अवधेश कुमार जी के पास चलता हूँ। अवधेश कुमार जी, ममता बनर्जी ने जो स्टैंड लिया है, क्या आप ये कहते हैं कि वो बैकफुट पर आ गई है या इसी तरह झगड़ती रहेंगी वो? दीपक जी, मैं आपके थ्रू विवेक जी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मैं अभी आ रहा हूँ जूही जी। नहीं, ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा कि ममता बनर्जी बैक फुट पर आ गई है। देखिए, ममता बनर्जी ने ये बयान अपने समर्थकों के अंदर दिया है, वो संदेश दे रही हैं कि मैं एक साथ चुनाव आयोग से भी लड़ रही हूं, पारामिलिट्री फोर्सेस से लड़ रही हूं, बीजेपी से लड़ रही हूं, यहां तक कि कांग्रेस भी खिलाफ है। उनका बयान इसी का सबूत है कि वो अपने मतदाताओं समर्थकों के सामने कभी भी अपने को कमजोर साबित होने देना नहीं चाहती हैं। लेकिन दीपक जी, 2-3 बातें आ गई है। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन क्या 48 घंटे उनको रोक देगा। सामान्यतः इलेक्शन कमीशन बड़े नेताओं को इतना ही करता है, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 123(3) में नोटिस जारी किया है, जो एक क्राइम है वो। उसमें अगर वो जवाब नहीं देती हैं तो इलेक्शन कमीशन FIR दर्ज कर सकता है। इसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसमें चुनाव के बाद चुनाव तक कैंसिल हो सकता है करप्ट प्रैक्टिसेस में। अब वो चुनाव आयोग पर निर्भर है कि क्या करता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए आपने पूछा था कि ममता बनर्जी आखिर ये कैसे ऐसा कर रही है। देखिए मैं 2 पॉइंट छोटे छोटे बता रहा हूं। देखिए, हम लोग मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं,
पश्चिम बंगाल में 24%, 2,14,00,000 जो मतदाता जो है वो दलितों की संख्या है, 53 लाख आदिवासी है, 5.8%। इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। कुल जो 84 आरक्षित सीटें उसमें आप देखेंगे कि 46 पर बीजेपी को बढ़त थी। तो ये ममता बनर्जी की परेशानी का बहुत बड़ा कारण है कि अगर ये निकल गया जहां से हम जीते थे। दूसरा, महिलाएं जो है ममता बनर्जी के अभी तक साथ रही हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में यह हुआ कि महिलाएं बड़ी संख्या में बीजेपी के पास गई। ममता बनर्जी ने बजाबता एक बोंगो जननी करके एक संगठन बनाया कि हमने महिलाओं के लिए क्या किया है, और वो अभियान भी चलाई हैं। तो ये भी फैक्टर देखिए ना कि एक बड़ा वोट बैंक जो है, अगर 30% दलितों आदिवासियों पर प्रश्न खड़ा है, महिलाओं पर प्रश्न खड़ा है, तो उस सबका असर केवल मस्तिष्क पर होता है। मैं सीआरपीएफ पर जो हमला बोला था ममता बनर्जी का, वो बाइट सुनवाना चाहता हूं। सुनाइए ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ के बारे में क्या कहा था। एक अंतिम कमेंट जूही से, फिर उसके बाद ब्रेक। फ्री एंड फेयर इलेक्शन এবং public should be allowed to cast their vote. CRPF should not obstruct them, not to allow them or to enter the voter center, voting center. ওরা কিন্তু CRPF is doing the nuisance. I respect the CRPF. Which CRPF? Who are real Jawans. But I don't respect the BJP CRPF who are doing the nuisance, beating the women and killing the people and harassing the people. I don't support them. सीधे चलता हूं जूही के पास। जूही, मुझे बताइए कि ममता बनर्जी ने आरोप नंदीग्राम में भी लगाया था कि सीआरपीएफ लोगों को वोट डालने नहीं दे रही है। चुनाव आयोग ने जांच करके कहा था कि ममता बनर्जी का आरोप पूरी तरह से गलत है। ये बार बार बोल के क्या साबित करना चाहती है ममता जी? 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। जी दीपक जी, चुनाव आयोग के साथ हम देख रहे हैं कैसे इशारे में काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ भी हमको लग रहा है गृह मंत्री जी के इशारों में कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह में देखे, अगर आप थर्ड फेज का चुनाव है तब बहुत ज्यादा यहाँ पर झमेला का खबर आ रहा था बंगाल के हर एक कोने में। वो कई भी चुनाव मतलब उम्मीदवार हो, किसी भी दल का उम्मीदवार हो, किसी उम्मीदवार के ऊपर भी हमला हुआ है। तो चुनाव वहाँ पर हम लोग नहीं देखे सीआरपीएफ जाके दर्शकों की भूमिका में थे। वोटिंग तो सीआरपीएफ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बंगाल चुनाव पर यह बहस हमारी रोज शाम 5 बजे जारी रहेगी। हर पहलू का विश्लेषण करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।